हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था, अच्छा मकान भी बनाना होता था तो परमिशन लेनी होती थी। ये शहर में सेठ साहूकार या कोई बड़े पैसे वाले भी कोई होते थे, यदि वो अपना कोई मकान बनाते तो उस मकान का नक्शा बना करके लेके जाना पड़ता और उसको बताना पड़ता कि साहब इतना मकान मैं बनाना चाहता हूँ, तो फिर उसका टैक्स देना पड़ता। यदि आप इतना बड़ा मकान बनाना चाहते हैं तो फिर इतना पैसा आपको राज खजाने में देना पड़ेगा, तो आप बढ़िया मकान बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। तो उस डर से लोग ढंग से मकान नहीं बनाते, ढंग से रहते नहीं, ढंग से खाते नहीं, ढंग से पीते नहीं। तो रानी लक्ष्मीबाई से, मंगल पांडे से, तात्या टोपे से जो स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ वो वर्षों तक चलता रहा, लेकिन उसको एकत्रित करके एक अच्छे तरीके से जो चलाने का अभियान है वो सिरे नहीं चढ़ा। पूरे देश में उसको ढंग से नहीं चला जा पा रहा था, कहीं कोई लड़ रहा था, कहीं कोई अलग लड़ रहा था, कहीं वो कोई अलग लड़ रहा था। उसी समय महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका में 24 साल की उम्र में गए थे। वो एक बैरिस्टर बन करके वहाँ किसी बड़े करोड़पति व्यक्ति का कोई मुकदमा था, उसको लड़ने के लिए वहाँ गए। फिर वो वहीं रह गए। उन्होंने वहाँ रह करके वहाँ का स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हासिल की। वो 20 साल वहाँ रहे। उसके बाद भारत के लोगों को लगा कि हमारे भारत का एक व्यक्ति वहाँ जा कर के स्वतंत्रता संग्राम वहाँ के लिए लड़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति हमारे भारत में होना चाहिए। तब 18 जुलाई 1914 को गोपाल कृष्ण गोखले, जो हमारे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनके कहने पर महात्मा गांधी भारत आए और यहाँ का स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के लिए वो तैयार हुए। यहाँ आने के बाद भी वो 2 साल तक पूरे देश में घूमे और 2 साल बाद बिहार के चंपारण में जाकर के उन्होंने, वो नील की खेती होती थी, उन किसानों के अत्याचार को मिटाने के लिए उस अभियान चालू किया। उसके बाद सैकड़ों आंदोलन उन्होंने किए। उन आंदोलनों के माध्यम से एक पूरे देश में जन जागृति पैदा की। उन्होंने पूरे देश में सारे बड़े शहरों में गांधी आश्रमों की स्थापना करवाई, लोगों को जोड़ा। आपको लगता है होगा कि आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो तब यूँ ही सैकड़ों लोग आ जाते होंगे, ऐसा तब भी नहीं था। आज भी यदि कोई महंगाई के लिए या कोई विशेष बात के लिए कोई आंदोलन हो तो क्या पूरा शहर आता है? वही 5-10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, उस संगठन के लोग ही आते हैं, वही अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं और वही आंदोलन करते हैं। आम पब्लिक मुख दर्शक देखती है और चली जाती है। तो उस समय भी ऐसी परिस्थितियाँ हुआ करती थी जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो हर व्यक्ति इसमें शरीक नहीं होता था। जिन लोगों के मन में ये बात आती थी वो तो इसमें जाता था, लेकिन सभी नहीं आते थे। और सारा जो उद्योग है अंग्रेज़ों का, वो वहाँ इंग्लैंड से कपड़े बन के वहाँ से आते थे, मशीनरी बन के वहाँ से। भारत में तो एक सुई भी नहीं बनती थी, सारी चीज़ें वहाँ से आती थी। तो उनकी आर्थिक कमर तोड़ने के लिए और लोगों में जन जागृति लाने के लिए महात्मा गांधी ने चरखे का अभियान चालू किया। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलते थे। 15-20 साल का बच्चा वैसे ही नंगा घूमता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि वो नंगा घूम रहा है। कपड़े नहीं थे, और कपड़े ब्रिटेन से आते थे, वो बड़े महंगे होते थे। अंग्रेज हमको चिढ़ाने के लिए जो आज बैंड वाले कपड़े पहनते, इस तरीके के कपड़े पहनते थे, वो बड़े भारी भरकम कपड़े पहनते थे। और हमारे हिंदुस्तानियों के पास एक कपड़ा उसके लंगोट के लिए नहीं होता था। तो महात्मा गांधी ने वो चरखा चिलाना सिखाया। गांव-गांव, शहर-शहर गांधी आश्रम की स्थापना करवाई और वहाँ चरखे दिए, लोगों ने चरखे काटे, उससे सूत काटा
खुद कपड़ा अपने हाथ से बनाया और खुद पहना। उससे दो बातें हुई। एक तो अंग्रेजों का जो कपड़ा बिकता था वो बंद हो गया, कम हो गया, उससे उनको आर्थिक मार पड़ी। और हमारे लोगों को जो है वो खुद कपड़ा बनाना जब सीख गए तो कपड़ा बना करके पहनने लगे। हमारे यहाँ मशीनें नहीं थी, हमारे यहाँ उस तरीके का काम नहीं था, तो हम लोग उस पूरे कपड़े को ही पहनने लग गए तो धोती पहनने लग गए, उस पूरे ही कपड़े को पहनते तो साड़ी पहनने लग गए। क्योंकि लंबा कपड़ा बनाना तो हमें आता था, लेकिन उसको काट करके सील करके पहनना के लिए मशीन नहीं थी, वो व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं थी। तो हमने हमारे हिसाब से व्यवस्थाएं बैठा ली। उस पूरे लंबे कपड़े को हमने साड़ी बना ली, उस पूरे लंबे कपड़े को हमने धोती पहना ली, उसको हम पहनने लग गए। तो उस तरीके से व्यवस्थाएं बनी हुई।